हेलो बच्चों, व्याकरण की इस कड़ी में आइए हम छंद में आगे अध्ययन करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मात्रिक छंदों में लघु और गुरु का निर्धारण क्रम। लघु एवं गुरु का निर्धारण क्रम, आज इसको हम चर्चा करेंगे। कल आपने या पिछले वीडियो में आपने देखा कि मात्रा हम कैसे लगाते हैं। हम वैसे भी हिंदी वर्णमाला में 11 अक्षरों के माध्यम से मात्राओं का प्रयोग करते हैं, मात्रा लगाते हैं। छंद में भी ठीक वैसे ही मात्रा लगाई जाती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा इसमें अलग थोड़ा सा आता है, टिपिकल होता है, जिसमें कहीं कहीं हमें समस्या आ जाती है कि हम संयुक्त वर्ण हैं तो हम कैसे मात्रा लगाएंगे, या चंद्रबिंदु वाले अक्षर हैं तो उस पर हम कैसे मात्रा लगाएंगे। ठीक है, जब दो बार आधे आधे अक्षर जुड़े होते हैं, जैसे उज्ज्वल है, उज्ज्वल लिखा जाता है छोटा उ, दो बार आधा जा व और ल, तो हम यहाँ पर मात्रा कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इन सब अनुस्वार का मात्रा हम क्या लगाएंगे, विसर्ग का मात्रा क्या लगाएंगे। सीधा सीधा अगर अक्षर लिखा हो उस पर मात्रा लगी हो, छोटा बड़ा छोटी बड़ी की मात्रा लगी हो तो हम उसको लगा ले जाएंगे। लेकिन यहाँ समस्या है आधे अक्षरों का, दो आधे अक्षरों का, ऊपर रा लगा हुआ है, तब क्या करेंगे। अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है, तब हम क्या करेंगे। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला नियम है कि मात्रा जो है, वर्ण जो है, मात्रा गणना के लिए प्रमुख इकाई माना गया है। लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है, आप जानते हैं इस चीज को। ठीक है, मान लीजिए हम अभी यहाँ लघु की बात कर लें। लघु मात्रा, पहले हम इसको बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, फिर हम गुरु की बात करेंगे। लघु वर्ण तो मात्रा जो है, आपने बताया हमने कि वर्ण जो है मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है। ठीक है, और लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, जैसे अ ई उ री। लघु मात्रा क्या है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये वर्ण जहाँ आते हैं वहाँ उनका हम एक मात्रा, ऐसे एक पाई मात्रा हैं, इसको हम कहते हैं एक मात्रा मानते हैं। ठीक है, दो लघु वर्ण अगर मिला दिए जाए तो दो लघु वर्ण मिलकर एक गुरु वर्ण बनाता है, और इसके नियम अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हम पहला चर्चा करते हैं, पहला बात करते हैं, संयुक्ताक्षर जो होते हैं, संयुक्ताक्षर स्वयं जो होते हैं स्वयं लघु होते हैं, ये नियम है। संयुक्ताक्षर स्वयं लघु होते हैं। ठीक, एक को लघु माना जाएगा, एक ही मात्रा इनकी मानी जाएगी। चंद्रबिंदु वाले अक्षर, चंद्र बिंदु वाले वर्ण क्या होते हैं, लघु वर्ण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, लघु वर्ण होते हैं। ठीक है, लघु वर्ण होते हैं। जैसे भी आप यही जानते रहिए, जैसे भी उदाहरण भी देते रहें, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। जैसे यहाँ संयुक्ताक्षर होता है, मान लेते हैं लिखा है सत्य। अब देखिए, आधा ता और ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, तो इसका तो एक मात्रा होगा ही होगा, और इसका भी एक मात्रा होगा, क्योंकि छोटा आ दोनों में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभी हम गुरु जब पढ़ेंगे, गुरु की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक नियम आएगा कि संयुक्ताक्षर से जो पहले का वर्ण होता है वो गुरु माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है संयुक्ताक्षर स्वयं लघु होते हैं, यानी वह अक्षर जिसमें संयुक्त हुआ है, यानी या आधा ता या में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये स्वयं क्या होता है, लघु ही रहेगा, ये गुरु नहीं माना जाएगा। दूसरा है कि चंद्रबिंदु वाले वर्ण जो होते हैं लघु होते हैं, उनकी एक मात्रा होती है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर हंसना। ठीक, अंगना। ठीक है, हंसना।
तो यहाँ पे लिखा आपने चंद्रबिंदु वाले वर्ण लघु वर्ण होते हैं, तो ये चंद्रबिंदु जिस पर लगा हुआ है वो लघु माना जाएगा। इसका भी एक, इसका दो, इसका एक, इसका एक, इसका दो, इसका एक, इसका एक, इसका दो, इस तरह से हम मात्रा इस पर लगाएंगे। हम तीसरा नियम यहाँ पे देखते हैं, ह्रस्व मात्राओं से युक्त क्या होते हैं, ह्रस्व मात्राओं से युक्त, जो ह्रस्व मात्राओं से युक्त होते हैं सभी वर्ण होते हैं, या जो भी वर्ण होता है वर्ण लघु होता है। ये तो आप जानते हैं, अभी ऊपर बताया हमने इसको, लघु होते हैं। जैसे ह्रस्व मात्रा का मतलब हो गया छोटी ई, छोटा ऊ, ऐसे क्री, क, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अ, ई, उ, री, वही चीज़ जो हमने यहाँ पे बताया, अ, ई, उ, री, उन्हीं मात्राओं से जो मात्रा लगे होते हैं, ह्रस्व मात्राएं लगी हुई, छोटा की मात्रा लगी होती है, तो वो एक मात्रा का माना जाता है। और इसमें चौथा नियम है कि हलंत व्यंजन लघु माने जाते हैं। क्या होता है, हलंत व्यंजन लघु होते हैं। जैसे अहम, मां के नीचे हलंत लग गया, स्वयं, इस तरह से। तो ये जो हलंत वर्ण होता है ये लघु होता है, इस तरह से मात्रा लग जाएगी, ठीक है। पांचवा है कि यदि कोई अर्ध अक्षर हो, यदि कोई अर्ध अक्षर हो, अर्ध वर्ण हो, परंतु वह किसी पूर्ण अक्षर के बाद आया हो, वह किसी पूर्ण वर्ण के बाद हो, तो उस अर्ध अक्षर या अर्ध वर्ण के लिए, अर्ध वर्ण के लिए क्या होता है, एक मात्रा लगाई जाती है, एक मात्रा लगाई जाती है। जैसे लिखा है, मान लीजिए पश्चात, पश्चात ऐसे लिखा हुआ, अब इसका मात्रा लगाना है। तो ये देखिए आपने कहा कि यदि कोई अर्धवर्ण हो, अर्धवर्ण यही हो गया, ठीक है, और वह किसी पूर्ण वर्ण के बाद हो, या पूर्ण वर्ण ये है, उसके बाद ये लगा हुआ है, तो उस अर्धवर्ण के लिए एक मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे मात्रा। लेकिन ये नियम थोड़ा सा गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अभी जब हम गुरु वर्ण की बात करेंगे तो वहाँ पर आएगा कि जब इस तरह से संयुक्त व्यंजन जुड़े हुए होते हैं तो संयुक्त व्यंजन से पूर्व का व्यंजन जो होता है वो गुरु बना दिया जाता है। तो इस एक मात्रा को यहाँ ना लगा के हम यहीं पर दो मात्रा लगा देते हैं, इसको यहाँ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी लघु वर्ण पढ़ रहे हैं आप, तो इसको आप जानते रहिए, ठीक है। और छठवां नियम है, यदि कोई शब्द अर्धवर्ण से शुरू हो तो उस अर्धवर्ण पर कोई मात्रा नहीं लगती, ठीक। यानी कोई शब्द अगर आधे वर्ण से ही शुरू हो रही है तो उसके लिए कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। जैसे ऐसे लिखा है त्याग, त्याग लगा हुआ है, अब इस आधा ताक के लिए कोई मात्रा नहीं लगी। इससे पहले अगर जैसे यहाँ पे नहीं, इससे पहले जैसे स्यात लिखा हुआ है, पा ना हो स्यात लिखा हो, तो इस सा के लिए कोई मात्रा नहीं लगा गया। वैसे यहाँ पर कोई मात्रा ना लगा के हम सीधे ऐसे ही मात्रा लगा देते हैं, 2 1 3 मात्रा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई भी पूर्ण वर्ण यहाँ पर हम अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो ये इसकी एक मात्रा मानी जाएगी और ये मात्रा इसमें काउंट कर ली जाएगी खट से, ठीक। आगे हम देखते हैं, जैसे यदि किसी अक्षर के बाद, किसी वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ण के बाद 2 अर्ध वर्ण
लगातार हों तो दोनों अर्धवर्ण के लिए केवल एक ही मात्रा लगाई जाती है। दोनों ही के लिए एक ही मात्रा लगाई जाती है। जैसे है उज्ज्वल, ऐसे लिखा हुआ उज्ज्वल। अब इसके लिए मात्रा लगाना है तो उ के लिए एक मात्रा तो हो गया, इन दोनों जा के लिए एक ही मात्रा होगा और एक तरह से इस तरह से 4 मात्रा कुल इसमें मानी जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। अब ये नहीं है कि आधा जा 2 बार आया है तो 2 बार आधा आधा मतलब एक एक मात्रा हम लगाएंगे, हम एक ही मात्रा दोनों पर लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें हम अगला 8वां नियम है कि यदि 2 गुरु वर्णों के बीच, यदि 2 गुरु वर्णों के बीच, 2 गुरु वर्णों के बीच अर्धाक्षर हो, अर्धवर्ण आया हो, ठीक आया हो, तो उस अर्धवर्ण के लिए हो तो उस अर्धवर्ण हेतु अलग से मात्रा, अलग से कोई मात्रा नहीं लगती। जैसे मान लीजिए लिखा है आत्मा, ठीक, तो आत्मा लिखा है तो यहाँ बड़ा आ है तो 2 मात्रा इस पे हो गई, बड़ा माँ पर बड़ा का है तो 2 मात्रा इस पे हो गई, तो इसके लिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगती है, इसको आप जानते रहिए। और लास्ट 9वां नियम इसमें है हाँ आत्मा, तो 2 इस पे लग गया, 2 इस पे लग गया, इसके लिए कोई मात्रा नहीं लगाई। यानी 2 गुरु वर्ण, पहले नियम है कि 2 गुरु वर्ण अगर आए हों उसके बीच में आधा वर्ण कोई अर्धवर्ण आया हो तो इस अर्धवर्ण के लिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। अगला है कि जहाँ पर कोई अर्धवर्ण, जहाँ पर कोई अर्धवर्ण अपने आगे आने वाले, अपने अपने आगे आने वाले पूर्ण अक्षर से पूरी तरह मिला हो, पूर्ण वर्ण से पूरी तरह मिला हो, ठीक, तो उस अर्धवर्ण के लिए, अर्धवर्ण के लिए, ठीक है, अलग से मात्रा नहीं लगती, अलग से मात्रा नहीं लगती। ठीक, जैसे स्थल, स्थल लिखा हुआ है, स्थल। अब देखिए, अब अलग अलग आप पढ़ के नहीं, इसको अलग अलग करके नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये सीधे एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी आपने एक मात्रा एक और पढ़ा था। जैसे ये 6वां नियम आपने पढ़ा था यहाँ पर कि यदि कोई शब्द अर्धवर्ण से शुरू हो तो उस अर्धवर्ण के लिए कोई मात्रा नहीं लगती। वैसे ही ये भी है कि यहाँ भी देख रहे हैं कि अर्धवर्ण से ही शुरू हो रहा है, इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं लगती है। लेकिन इसको जानते रहिए कि जहाँ पर कोई अर्धवर्ण अपने से आगे पूर्ण वर्ण से पूरी तरह मिला हुआ, अब देखिए स्था इसमें पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर त्याग देखेंगे, त्याग, याग हो सकता है, ठीक है, त्याग त्या बोला जाता है यहाँ पर, लेकिन स्थल, स्थल, स्थल ऐसे पढ़ा जाएगा, स्थल, तो ये अलग नहीं है, जो जुड़ा हुआ है, इसके लिए अलग से इसके यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं गुरुवर्ण की, कि गुरुवर्ण पर कैसे कैसे मात्रा लगाई जाती है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये दीर्घ वर्ण जो होता है, गुरुवर्ण जो होता है, ये
लघु वर्ण की दुगनी मात्रा रखता है, दुगने उस जोर से बोला जाता है। इसके लिए आपको बताया गया है कि इस तरह का एक चिन्ह निर्धारित किया गया है जिसकी द्वि मात्रा मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? द्वि मात्रा मानी जाती है। ठीक, अब इसके लिए नियम क्या है? हम पहला नियम देखते हैं कि संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण पूर्व का वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। संयुक्ताक्षर से पूर्व का, यानी संयुक्ताक्षर है तो उसके जो पहले वर्ण है वो गुरु हो जाता है, यानी उसका लघु वर्ण जो पूर्व का के लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। अगर आधा वर्ण वहाँ पे है तो भी वह अपना जो है मतलब दो मात्रा मानी जाती है। जैसे एक उदाहरण हम आपको लिखते हैं यहाँ पर, दुष्ट। क्या नहीं चल रहा है कहीं भाई? दुष्ट शब्द हुआ है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर छोटा ऊ लगा हुआ है तो इसकी तो एक मात्रा होनी चाहिए, और यहाँ पर टा है तो इसकी भी एक मात्रा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो संयुक्ताक्षर है इसलिए इसकी जो एक मात्रा है इस दा में जाके छुप जाएगी और इसको हम गुरु मान लेंगे। तो इस तरह से ये दा का द्वि मात्रा मानी जाएगी और टा अकेला हो जाएगा। अब मूर्धन्य शा का कोई मात्रा नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि अनुस्वार युक्त वर्ण जो होते हैं, अनुस्वार वर्ण जो होते हैं, अनुस्वार वर्ण गुरु माने जाते हैं। ठीक है। जैसे कंत, हंस, शंख, पंख, आनंद। अब इसको इस तरह से मात्रा इसके लग जाएंगे 2 1 2 1 2 1। ठीक है, ये द्विवर्ण माने जाते हैं। जो अनुस्वार माने होता है जो चंद्र बिंदी एक लगती है, हंस जो नाक से केवल उच्चारित किया जाता है वो उसका द्विवर्ण माना जाता है। जैसे आनंद ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बड़ा आ है तो इसकी 2 मात्रा हो गई, ना पर अंग की मात्रा लगी है तो ये अनुस्वार है तो इसकी भी 2 मात्रा मानी जाएगी और दा अकेला हो जाएगा। इस तरह से 5 अक्षर मात्रा इसमें मान ली जाएगी। हम तीसरा नियम यहाँ लिखते हैं कि विसर्ग चिन्ह जिसमें लगा होता हो, विसर्ग चिन्ह से युक्त वर्ण की क्या होता है? 2 मात्रा मानी जाती है। ठीक, जैसे दुख है, ऐसे दुख लिखा हुआ है तो आप देखिए दा के साथ विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दा पर छोटा ऊ की मात्रा है तो होना तो चाहिए 1 और 1 यहाँ होना चाहिए, लेकिन विसर्ग है तो विसर्ग चिन्ह से युक्त वर्ण 2 की 2 मात्रा मानी जाती है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, इसको जानते रहिए आप लोग, ये नियम है। ठीक है। दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ माने जाते हैं, ये लेकिन यदि उनका उच्चारण लघु की तरह किया गया हो तो उन्हें लघु माना जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि उच्चारण किसी वर्ण को दीर्घ बनाने का आधार माना जाता है। ठीक है, उच्चारण जो होता है अब इसको लिखें, यदि ऐसा लिखते हैं, यदि किसी दीर्घ वर्ण का उच्चारण लघु वर्ण की तरह हो तो उसे लघु माना जाता है। ठीक, यानी यदि किसी वर्ण दीर्घ वर्ण, कोई दीर्घ वर्ण हो उसका उच्चारण लघु वर्ण की तरह हो रहा हो तो उसकी 1 मात्रा मानी जाती है, उसे लघु वर्ण मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण अभी आप समझेंगे तब उसको समझ जाएंगे। जैसे कहा जाता है कहो, कहो। अब देखिए हा पर 1 की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ 1 मात्रा हो जाएगा। हा पर 1 मात्रा है तो यहाँ पर 2 मात्रा और यहाँ 1 मात्रा होना चाहिए, नियम तो यही कहता है। लेकिन दीर्घ वर्ण का उच्चारण अगर लघु की तरह हो रहा, अब देख कहो, कहो,
कहेऊ नहीं कहा जा रहा, कहेऊ जब कहा जाता तो इस तरह से मात्रा लगता, कहो, कहऊ, कहऊ या कहो। अब यहाँ पर ये हे ए जो है, यहाँ पर ए की मात्रा जो है ये लघु वर्ण की तरह उच्चारित हो रहा है, इसलिए इसकी एक मात्रा मानी जाएगी, इसे दीर्घ नहीं माना जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं जब छंदों में मात्रा इस तरह से लगा दी जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ पर तो एक ही मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर एक मात्रा कैसे मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह यही होता है कि दीर्घ वर्ण है, ठीक है, उस पर दो मात्रा होनी चाहिए, ये भी सही है, लेकिन उसका उच्चारण अगर लघु वर्ण की तरह हो रहा है तो उसे एक मात्रा ही माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उच्चारण ही किसी वर्ण को दीर्घ या लघु बनाने का आधार होता है। ठीक है, और इसी में एक और नियम है, उसको भी आप जान लीजिए। जैसे रेफ, एक शब्द आता है रेफ, रा वाला, रेफ के पहले का वर्ण, रेफ के पहले का वर्ण जो होता है वो गुरु माना जाता है। ठीक, किंतु एक चीज याद रखिए, किंतु यदि रा किसी शब्द के नीचे जुड़ा हो, यदि किसी शब्द के नीचे जुड़ा हो तो वह लघु हो जाता है, तो वह लघु माना जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए शब्द है मर्म, ऐसे लिखा हुआ है मर्म, अब रा यहाँ ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो ये शब्द है इसकी हम दो मात्रा मानेंगे, माँ के ऊपर रा लगा हुआ है तो इसकी हम दो मात्रा, यानी इस तरह से हम इस पर तीन मात्रा लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ नक्षत्र लिखा हुआ है इस तरह से, नक्षत्र, ता में रा नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ पर त्रा जो है, त्रा की एक ही मात्रा मानी जाएगी, यानी एक 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 ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रेफ के पहले का वर्ण गुरु माना जाता है, सही, किंतु रा यदि किसी शब्द के नीचे जुड़ा हो तो वह लघु हो जाता है। ठीक, नहीं तो दीर्घ माना जाता है। तो ये था आपका मात्रा लगाने का नियम। इस चीज़ को आपको जानना होगा। जब तक आप इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे तब तक आप छंद में मात्रा नहीं लगा पाएंगे। अगले वीडियो में हम छंद के भेद प्रारंभ करेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही।